बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर 3 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में सभी प्रमुख सियासी दल जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार के रण में उतरेंगे और 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार सुबह में एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चूंकि वो बिहार में चुनावी प्रचार में आ रहे हैं तो बिहार वासियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सकारात्मक के साथ केवल और केवल बिहार और बिहार वासियों के जीवन और बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों और समस्याओं पर उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर भी अपनी राय रखेंगे। तेजस्वी ने लंबी चौड़ी पोस्ट में पीएम से कई सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, नल जल योजना पर लगातार शोर मचाने वाली बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का केवल 4% ही जल आपूर्ति और सैनिटेशन पर क्यों खर्च करती? प्रधानमंत्री जी बताएं कि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार में कुपोषण और भुखमरी पर कुल बजट का 2% से भी कम खर्च क्यों होता है? 15 वर्ष में एनडीए सरकार रहने के बावजूद भी बिहार में कुपोषण और भुखमरी क्यों है? प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार के युवाओं को पीएचडी, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए करने के बाद भी चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरना पड़ता है? प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है और बिहार में डबल इंजन सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है? इसके अलावा तेजस्वी ने भुखमरी, गरीबी से लेकर कई मुद्दों पर पीएम से सवाल पूछा है। इस सवाल के बाद तेजस्वी का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार का सियासी समर अब चरम पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी है और दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव में लगी है। इसलिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियों को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। हालांकि इस बार तेजस्वी ने पीएम पर सीधा हमला बोलते हुए कई सवाल भी दागे थे, लेकिन पीएम ने लोगों से अपील की है कि विकास विरोधी लोगों से सावधान रहें। सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार के मेरे भाई और बहनों, मतदान करते समय आपको ये जरूर याद रखना है। वहीं पीएम की इस रैली के बाद तेजस्वी यादव ने भी एनडीए को निशाने पर लिया और जनता से महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब मांगते भी दिखे। ये 4 चीजें पढ़ाई की शिक्षा के तो मिट्टी भी 15 साल में चौपट कर देंगे। दिल पे हाथ रख के बोलेंगे जब ब्लॉक खाने जाते हो तो बिना चिन्हाव दिए तो काम होता है। हालांकि माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मास्टर स्ट्रोक मारा है, क्योंकि इस समय बिहार में बेरोजगारी का मामला तूल पकड़ा हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव खुद युवा हैं और युवाओं को अपने तरफ लाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि उनके पास बिहार की सत्ता हासिल करने का यही एक जरिया है। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि तेजस्वी के इस वादे पर बिहार का युवा कितना भरोसा करता है, क्योंकि 3 नवंबर को बिहार में 94 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान है। ऐसे में इस समय नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इस ताकत झोंकने का असली नतीजा तो 10 नवंबर को आएगा। रविवार से देश में अनलॉक 6 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अनलॉक 6 में काफ़ी सहूलियतें आम लोगों को मिलेंगी, या यूँ समझ लीजिए कुछ ज़रूरी शर्तों के साथ सब कुछ सामान्य कर दिया गया। जैसे बसों की सभी सीटों पर यात्रा कर सकते हैं। पहले एक सीट छोड़कर यात्रा करने का प्रावधान, लेकिन आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, आप शादी समारोह में 200 मेहमानों को बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। वहीं लॉकडाउन के समय से बंद केरल के समुद्री तट को भी खोल दिया गया है। इससे पर्यटन पर काफी असर पड़ा। हालांकि इसको 2 चरणों में खोला जाएगा, जबकि मुंबई लोकल की 610 ट्रेनों को सोमवार से संचालित किया जाएगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
वहीं गोवा के 50% संख्या के साथ कैसीनो को भी खोल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी मास्क पहनना और हाथ को सैनिटाइज करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमें अब पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। हालांकि इसी के साथ अब कई चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व को भी सोमवार को खोल दिया जाएगा, जबकि ओडिशा सरकार ने फैसला किया है कि वो 16 नवंबर से स्कूल को खोल देगी। सरकार ने कहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इन सबके बीच वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि अब यात्रियों की संख्या को 7,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। हालांकि यह नियम सिर्फ 30 नवंबर तक लागू है। बाकी की प्रक्रिया के लिए आगे आपको इंतजार करना होगा। इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर फ्रांस में मामला गरमाया हुआ है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान पर मुस्लिम जगत में विरोध हो रहा है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो समझ सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से मुस्लिम समुदाय को धक्का या हैरानी हुई है, लेकिन हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं फ्रांस के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीस के चर्च में 3 लोगों की चाकुओं से हत्या करने वाले शख्स को किसी बाहरी की मदद तो नहीं मिली थी। सितंबर महीने के शुरुआत में शार्ली हेब्दो मैगजीन में मोहम्मद साहब के कार्टून को प्रकाशित करने उसके बाद पत्रिका के दफ्तरों पर हुए हमलों में एक शिक्षक की हत्या और नीस चर्च पर हमले को लेकर फ्रांस विवादों के केंद्र में बना हुआ है। आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में टीचर सैमुअल पैटी की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान को लेकर मुस्लिम देशों में कड़ा विरोध हुआ। मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस कैरिकेचर प्रकाशित करने के अधिकार को कभी समाप्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि एक सिरफिरे ने चर्च में एक महिला का सिर कलम करने के साथ 2 अन्य को मार डाला। मेयर ने कहा कि आतंकी घटना है, जबकि इमैनुअल मैक्रों ने कहा मैं समझ सकता हूं कि लोगों को कैरिकेचर से हैरानी हो सकती है, लेकिन मैं इसके लिए हिंसा को कभी उचित नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करने का मेरा कर्तव्य है। दरअसल ये विवाद तब हुआ जब फ्रांस की तीसरी क्लास में पैगंबर का कार्टून दिखाने पर एक फ्रांसीसी शिक्षक की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर फ्रांस के लोगों में भारी आक्रोश था। फ्रांस के नीस में हुए हमले से उबरने की कोशिश कर रहा है। हमले को फ्रांस के राष्ट्रपति इस्लामिक आतंकवाद के रूप में वर्णित कर चुके हैं। देखना यह होगा कि फ्रांस के खिलाफ इस्लामिक देशों का गुस्सा कब रुकता है। पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसी कोरोना के प्रकोप को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को इंग्लैंड में 2 दिसंबर तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने यह फैसला विशेषज्ञों की आशंका के बाद ली है, जिसमें विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो दिसंबर तक कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस के मामले 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों और सलाहकारों ने चेतावनी दी है अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मरने वालों की संख्या जल्द ही महामारी के चरम में देखे गए स्तर को पार कर सकती है। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार समूह के एक सदस्य ने एपिडेमियोलॉजिस्ट जॉन एडमंड्स ने कहा, मॉडलर्स ने जो एक सबसे खराब स्थिति का सिनेरियो बनाया था, मामले उस स्थिति में कहीं ऊपर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संक्रमण के स्तरों के आधार पर ब्रिटेन के स्थानीय प्रतिबंधों की एक प्रणाली शुरू की थी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना था कि यह पर्याप्त नहीं। वहीं ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक जॉनसन सोमवार को 1 महीने के लॉकडाउन की घोषणा की। नए लॉकडाउन में गैर जरूरी व्यवसायों को बंद करने के लिए कहा गया है। लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया है। हालांकि स्कूल और यूनिवर्सिटी खुले रहेंगे। ब्रिटेन में एक दिन में 20,000 से अधिक नए मामले कोरोना वायरस के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि कोई भी इस तरह के उपायों को कहीं भी लागू नहीं करना चाहता। हमारी आशा थी कि मजबूत स्थानीय कार्रवाई, मजबूत स्थानीय नेतृत्व द्वारा हम संक्रमण के दरों को कम कर सकते हैं। हम प्रकृति के सामने और इस देश में विनम्र हो गए हैं। यूरोप के अधिकांश हिस्सों में वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगर लॉकडाउन जैसा प्रतिबंध फिर से नहीं लगाए तो हम अपने देश में प्रतिदिन कई हजार तक मौतें देख सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को उन्होंने कहा 31 जनवरी से 31 अक्टूबर 2020 के बीच
इंग्लैंड में 1,11,660 पॉजिटिव केस पाए गए। पिछले 24 घंटों में 21,915 नए मामले सामने आए और 326 मौतें हुई। वहीं दूसरे लॉकडाउन की घोषणा इंग्लैंड के लिए की गई, जो यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र, जिसमें स्थानीय लॉकडाउन वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में पहले से ही सख्त प्रतिबंध है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें कि फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी पहले ही कोरोना की संभावित दूसरी लहर को देखते हुए सख्त प्रतिबंध लगा चुके हैं।